कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। और तभी लड़का तो ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन लड़की की रोप लूज हो जाती है जिसकी वजह से वो लटक जाती है। वो लड़के से वो अपने आप को ऊपर खींचने आ कहती है, तभी उसके मुंह पर खून की कुछ बूंदें गिरती हैं और जब वो ऊपर देखती है तो उस लड़के को किसी ने मार दिया था और फेंक दिया था। तब उस लड़की की रोप को भी कोई ऊपर खींच रहा होता है और वो खुद को बचाने की कोशिश करती है और रोप को काट देती है और नीचे गिर जाती है, जहाँ सामने उसके बॉयफ्रेंड की लाश भी थी। वो चिल्लाती है और उसको कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं जिनको सुन के वो भागने लगती है। और वो अब बस अपनी कार तक पहुंच ही गई थी कि उसके पैर में एक कांटेदार वायर लगता है और वो गिर जाती है और उसको कोई पकड़कर खींच लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक लड़के पर जो अपनी कार में कहीं जा रहा होता है। वो आगे देखता है कि काफ़ी ट्रैफिक की वजह से रोड ब्लॉक है। वो कार से बाहर निकलकर पता करता है, जिस पे उसे पता चलता है कोई ट्रक पलट गया है, तो अब काफ़ी टाइम लगेगा उस रास्ते को खुलने में। उसके बाद वो अपनी कार को घुमाकर वापस लेता है। दरअसल वो एक इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है और लेट हो रहा होता है। उसके फ़ोन में भी अब सिग्नल नहीं थे, इसलिए वो गैस स्टेशन पर जाते ही ताकि वहाँ के फ़ोन से कॉल कर सके, लेकिन यहाँ भी फ़ोन डेड था। वो वर्कर से पूछता है कि हाईवे के लिए क्या कोई दूसरा रास्ता है, जिस पे वो बोलता है मुझे मालूम नहीं। अचानक उसकी नज़र वहाँ लगे एक मैप पर जाती है जिसमें उसको एक कच्चा रास्ता दिखता है जो हाईवे की तरफ जा रहा होता है। और वो वर्कर से कहता है कि दोबारा मिलते हैं और चला जाता है। लेकिन वो वर्कर उसके जाते ही कहता है कि मुझे नहीं लगता हम दोबारा मिलेंगे। और लड़का अपनी कार लेकर चल देता है। थोड़ा आगे जाने पर वो एक दो रास्ते वाली जगह पर पहुंचता है और लेफ्ट वाली यानी जो उसने मैप पर देखी थी इस पर चल देता है। रास्ते से गुजरते हुए उसकी नज़र एक मरे हुए जानवर पर जाती है और सामने उसकी कार एक रोड से बीच लगी कार से टकरा जाती है और कार के मालिक उधर आ जाते हैं। वो 5 लोग हैं जिनमें 2 कपल और एक सिंगल लड़की होती है। लड़का डर जाता है और कहता है मैं आपके नुकसान की भरपाई कर दूंगा। और उन लोगों से पूछता है आपके कार के टायर फटे क्यों हैं। तब उनमें से एक लड़की कहती है किसी ने कांटों वाले तार छोड़ रखे थे। इतने में दूसरी लड़की आकर बताती है कि ये किसी ने जानबूझकर किया है, मुझे ये तार पेड़ से बंधा मिला और इस लड़की का नाम जेसी था। अब वो कहती है कि मैं गैस स्टेशन पर जाती हूँ, शायद वहाँ पर फ़ोन हो और हम किसी को मदद के लिए बुलाएं। तब वो लड़का जो इंटरव्यू को जा रहा था कहता है वहाँ फ़ोन ख़राब है, मैं अभी वहीं से आया हूँ। वहाँ उस लड़के का नाम पता चलता है क्रिस। इसके बाद वो लोग कहीं अच्छी जगह तलाश करने लगते हैं, जबकि एक कपल वहीं रुक जाता है स्मोकिंग के लिए। लेकिन उधर ही कोई उनको कपल चुपके चुपके देख रहा था। वो कपल किस कर रहे होते तब भी कोई वहीं दूसरी तरफ से उन लोगों को देख रहा था। दूसरी तरफ वो लोग आग जली हुई देखते हैं, वो आवाज़ें लगाते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता। क्रिस आगे जाने को मना करता है और अब वो आगे चल देते हैं। दूसरी तरफ वो कपल क्रिस की गाड़ी में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी एविन यानी वो लड़का उसको कुछ सुनाई देता है और वो उस तरफ चल देता है। इसकी गर्लफ्रेंड इसको आवाज़ देती है और एविन वहाँ नहीं था। दूसरी तरफ दूसरा एक कपल जिनका नाम स्कॉट और कार्ली है अपनी शादी की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और उधर लड़की जो एविन के साथ थी उसको एक शूज़ दिखाई देता है। वो जंगल के एक कटे हुए कान को भी देखती है और डर जाती है। तभी इस लड़की पर हमला होता है और इसे कोई पकड़कर पीछे खींच लेता है। फिर सीन दूसरे कपल पर जाता है जहाँ कार्ली स्कॉट को नहीं दिखती और वो उसको आवाज़ें देता है कि तभी कार्ली उसको पीछे से आकर डरा देती है और बहुत हंसती है। और अब ये दोनों क्रिस और जेसी के पास आ जाते हैं और अब ये चारों एक घर तक पहुंच जाते हैं जहां बहुत सी बेकार पुरानी कार खड़ी थी। और क्रिस घर को दरवाज़ा खटखटाता है जिस पर स्कॉट और जेसी मना करते हैं। जवाब में क्रिस कहता है हमें फ़ोन की सख्त ज़रूरत है, जिस पर वो सब बाद में राज़ी हो जाते हैं। अब वो अंदर आकर वहाँ पर रखे सामानों को देख ही रहे होते हैं कि उन्हें सभी कार्स की चाबी और अजीब चीज़ें दिखती हैं। अब कार्ली कहती है मुझे बहुत तेज़ सूसू आया है और उसको बाथरूम मिल भी जाता है। वो बाथरूम में रखे कंटेनर देखती है जिसमें इंसानी आंखें और दांत थे। दूसरी तरफ क्रिस को भी इंसानी बॉडी के पार्ट्स और वो तार जिनसे कार को पंक्चर किया गया था मिल जाते हैं। अब वो सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन इतने में ही उधर एक ट्रक आ रहा होता है जो उनकी गाड़ी घसीट कर लाया था। अब ये फंस गए थे और वहाँ एक जगह छुप जाते हैं। तभी इन लोगों के सामने उस लड़की की डेड बॉडी गिरती है जिसको ये लोग उसके बॉयफ्रेंड के साथ कार के पास छोड़कर आए थे। ये सभी बहुत ज़्यादा डरे होते हैं और दूसरी तरफ वो इनके दोस्तों को काट रहे होते हैं। कुछ टाइम बाद सब शांत हो जाता है। वो आदमखोरों को दिखाया जाता है जो अब सो गए थे। तब ये लोग हिम्मत करके वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और कामयाब हो भी जाते हैं। लेकिन वो आदमखोर भी जाग गए थे और अपना ट्रक स्टार्ट करके इनके पीछे आने लगते हैं। और अब ये सब लोग एक जगह आते हैं जहाँ बहुत सी कार होती हैं। क्रिस कहता है कि शायद यहाँ कोई कार काम की हो। तभी वहाँ आदमखोर ट्रक लेकर आ जाते हैं तो वो लोग छुपकर देखने लगते हैं। तभी क्रिस कहता है हम उस ट्रक को लेकर भागेंगे कि क्योंकि वो स्टार्ट है।
तब स्कॉट कहता है हम में से एक इंसान एक तरफ भागेगा, बाकी के दूसरी तरफ, जिस पर क्रिस एकदम भाग जाता है और उनका ध्यान अपनी तरफ करता है, लेकिन उसके पैर में गोली लग जाती है। काली का फियांसे भी दूसरी तरफ भागता है और क्रिस अपने पैर पर अपनी बेल्ट बांध लेता है और वो दोनों लड़कियां क्रिस को लेकर ट्रक तक आ जाती हैं। दूसरी तरफ स्कॉट के पीछे आदमखोर लगे होते हैं। स्कॉट भाग रहा होता है। अब ट्रक लेकर ये तीनों स्कॉट तक पहुंच ही जाते हैं, लेकिन एंड वक्त पर उसको आदमखोर पीछे से सीने में तीर मार देता है, जिसकी वजह से अब उन्हें स्कॉट को छोड़कर जाना पड़ता है। कुछ आगे जाने पर उनका ट्रक एक कीचड़ में फंस जाता है। अब इन्हें बाहर निकलना पड़ता है भागने के लिए, लेकिन वो स्कॉट के फियांसे वहीं बैठकर रोने लगती है और कहती है हम कितना भी भागें वो हमें पकड़ ही लेंगे। इस पर जेसी और स्कॉट उसको समझाते हैं कि तुम्हें स्कॉट के लिए जिंदा रहना होगा, क्योंकि वो हमारे लिए मर गया। तब उसके हिम्मत आ जाती है और अब वो लोग आगे रोड ढूंढने निकल जाते हैं। अब कुछ दूर आने पर इन्हें एक टावर हाउस दिखता है, जिस पे लोग जाते हैं ताकि इन्हें कोई फ़ोन या रेडियो मिल जाए। अब यहाँ इनको मेडिकेट मिलती है, जिससे जैसे क्रिस को ट्रीट करने का ट्राई करती है। तभी उनके एक रेडियो भी मिल जाता है। वो लोग फ्रिक्वेंसी सेट कर ही रहे होते हैं कि वहाँ आदमखोर आ जाते हैं और वो वहाँ से आगे जा ही रहे होते हैं कि रेडियो पर वॉइस आने लगती है, जिसको वो वैशी भी सुन लेते हैं और टावर के ऊपर चढ़ने लगते हैं। अब ये तीनों टावर के गेट पर भारी सामान रखते हैं, जिससे वो अंदर ना आ सकें। कुछ मिनट बाद अब इन लोगों को लगता है शायद वो चले गए हैं कि अचानक पूरा टावर हिलता है। मतलब आदमखोर इस टावर को अब जला देते हैं। आग अंदर आने ही वाली होती है, पर क्रिस बोलता है हमें उस विंडो से उन पेड़ों की टहनियों पर कूदना होगा, और कूद जाता है। टावर में आग लग रही होती है। क्रिस इन दोनों को भी कूदने का कहता है और अब तीनों पेड़ पर लग जाते हैं और अब आदमखोर भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और काली के मुंह में एक कुल्हाड़ी से वार करते हैं, जिससे काली के मुंह का ऊपर का हिस्सा वहीं पेड़ पर रह जाता है और बाकी का नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। ये सीन ज़रूर देखने लायक था। क्रिस और जस्सी ये देखकर बहुत डर जाते हैं और हिम्मत से काम लेते हैं और बिना शोर किए पेड़ों की टहनियों पर चलते हैं। उसके बाद एक वैशी जैसी को पकड़ने वाला ही होता है कि क्रिस इस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। अब वो एक पानी के झरने में छुप जाते हैं, जहाँ दूसरी तरफ वैशी उन्हें देख नहीं पा रहे होते हैं। यहाँ इन दोनों में कुछ इमोशनल बातें होती हैं और ये लोग यहीं सो जाते हैं और अगली सुबह ये वहाँ से निकलते हैं। कुछ आगे जाने पर इन्हें वहाँ रोड दिख जाता है, जिसको देखकर ये खुश होते हैं। तभी एक कुल्हाड़ी आकर क्रिस के करीब एक पेड़ पर लगती है। मतलब आदमखोर भी आ ही गए थे। क्रिस नीचे गिर जाता है और वो वैशी जैसी को पकड़कर ले जाते हैं। क्रिस गिरकर रोड तक पहुंच जाता है, जहां उसको एक पुलिस की कार दिखती है। पुलिस ऑफिसर बोलता है कि रेडियो से मैसेज किसने भेजा है, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। क्रिस और इंस्पेक्टर बात कर ही रहे होते हैं कि एक तीर सीधा आकर ऑफिसर की आंख में लगता है और वो वहीं मर जाता है। क्रिस भी अब छुप जाता है और जैसे ही वो वहशी ऑफिसर और कार को अपने साथ ले जा रहा होता है, तो क्रिस भी इसकी कार के नीचे चिपककर इसके साथ आ जाता है। अब दिखाया जाता है जेसी को, जिसको इन वहशियों ने बेड पर बांधा हुआ था और इनमें से एक जेसी को डरा रहा था। इतने में दूसरा वहशी और उसकी कार के नीचे क्रिस भी वहां पहुंच जाते हैं। उधर जेसी लगातार रो रही होती है, क्योंकि अब वो भी मरने वाली थी कि अचानक इनके घर के गेट पर क्रिस आग लगा देता है और कार लेकर अंदर घुस जाता है। यहाँ वो एक वहशी को मार भी देता है और जेसी को छुड़ा ही रहा होता है कि दूसरा वहशी आकर इस पर हमला करने लगता है। क्रिस इससे बचता रहता है और अब क्रिस को पकड़ लेता है। इतने ही देर में जेसी एक तीर से उस वैशी को मार देती है, जिससे क्रिस आज़ाद हो जाता है। इतनी देर में तीसरा वैशी भी आ जाता है और उनमें लड़ाई होती है। उसके बाद इस तीसरे वाले को लिटाकर क्रिस बाहर आ जाता है। उसके पास बंदूक थी और उसमें एक ही गोली थी। अब वो पेट्रोल टैंक में ऐसी गोली मारता है जिससे एक बड़ा धमाका होता है और सब जल जाता है। अब आगे सीन में दिखाया जाता है आदमखोरों का ट्रक, जो कि गैस स्टेशन पर आ रहा है, जिसे देखकर वहां का वर्कर अंदर जाकर डोर लॉक करके विंडो से देख रहा होता है। और अब इस ट्रक से कोई और नहीं क्रिस बाहर आता है और सीधा आकर उस मैप को फाड़ देता है, जिसकी वजह से वो गलत रास्ते पर गया ताकि कोई और उस रास्ते पर ना जाए, जिसे गैस स्टेशन वर्कर देखकर शॉक हो जाता है कि लाइक ये कैसे बच गया। और बस क्रिस ट्रक में वापस जाता है जहाँ जैसी भी थी और वो दोनों ट्रक लेकर निकल जाते हैं और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ गुड लाइफ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आज की कहानी है हमारी रॉन्ग टर्न 2। इससे पहले हम रॉन्ग टर्न 1 को भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और मैंने लिंक भी डाल दी है। तो चलो शुरू करते हैं कहानी।
कहानी की शुरुआत में एक कार दिखाई जाती है जिसमें एक लड़की होती है और वो किसी रियलिटी शो की कंटेस्टेंट होती है। वो दरअसल किसी प्रोजेक्ट के लिए लोकेशन देखने जा रही होती है और किसी टॉमी नाम का आदमी से बात कर रही होती है। और अब आके आकर उसको दो रास्ते दिखाई देते हैं, जिस पर वो टॉमी से पूछती है मुझे किधर जाना है। यहाँ दो रास्ते हैं। टॉमी कहता है मुझसे वो बताने में टाइम लगेगा, तो और तुम किसी गलत रास्ते पर मत जाना। लेकिन वो लड़की उनमें से गलत रास्ते को चुनती है, जो कि एक रॉन्ग टर्न था। जी हाँ, यही हमारी कहानी का नाम भी है। खैर, अब वो उस रास्ते पर चल रही होती है और अचानक उसके फ़ोन के सिग्नल चले जाते हैं। इस लड़की का नाम किम्बरली है और ये फ़ोन को देख ही रही होती है कि कोई उसकी कार से टकरा जाता है। किम्बरली डर जाती है और कार को रोक देती है और अपने मिरर में उस बॉडी को देखकर आशा करती है कि वो मरा ना हो, और कार से निकलकर उसे देखने जाती है। मदद के लिए आवाज़ लगाती है और उस बॉडी के मुंह में हाथ देती है ताकि उसे सांस आ जाए। और अचानक वो उठता है और किम्बरली के मुंह को ही काट लेता है और बहुत बुरी तरह से उसे जख्मी कर देता है। अब किम्बरली पीछे भागती है, लेकिन पीछे एक और वैशी खड़ा होता है। वो उसको पकड़ लेता है और अपनी कुल्हाड़ी से किम्बरली को दो हिस्सों में काट देता है। अब ये दोनों वैशी किम्बरली के दोनों पार्ट्स को ले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एक फॉर्मर कर्नल पर जिसका नाम डेल मर्फी है, और वो एक सर्वाइवल गेम को शुरू करने वाले हैं जिसका टाइम 5 दिन का था और उसमें 6 कंटेस्टेंट थे। दरअसल ये वो रियल टीवी शो है जिसकी कंटेस्टेंट किम्बरली भी थी, और इसके अलावा 5 कंटेस्टेंट और, जिनमें पहला जॉन्सी है जो एक स्केटबोर्डर है, और दूसरी एलेना जो कि एक बिकिनी मॉडल है, और तीसरी नीना जो कि एक ग्राफिक आर्टिस्ट थी, चौथा जैक जो फुटबॉल प्लेयर था, और पांचवी और लास्ट एम्बर जो एक वेटरन थी इराक से। अब कर्नल बोलते हैं कि इन 6 कंटेस्टेंट को 5 दिन वर्जीनिया के जंगल में सरवाइव करना होगा। जो आखिर में बचेगा वो जीतेगा, और इस गेम का नाम वो एपोक्लिप्स रखते हैं। मैं फिर बता दूं, छठी कंटेस्टेंट किम्बरली थी जो अब मर चुकी थी, लेकिन इनमें किसी को पता नहीं था। अब आगे देखते हैं। सब कंटेस्टेंट और प्रोड्यूसर एक साथ होते हैं, जहाँ 2 कैमरामैन बोलते हैं हमने चारों ओर कैमरा लगा दिए हैं, अब हम 5 दिन बाद मिलते हैं, और चले जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है जॉन्सी एलेना से फ्लर्ट करता है। वहीं प्रोड्यूसर को दिखाया जाता है जो कि एक लेडी थी जिसका नाम मारा था। वो एम्बर से कहती है मुझे तुम्हारे वजह से एब्स चाहिए। इस पर एम्बर कहती है मैं एक्सरसाइज 200 बार रोज करती हूँ, और कहती है कि ये 5 दिन लगता है बहुत लंबे गुजरने वाले हैं। तभी एक लड़का माइकल आता है जो एक कहता है किम्बरली का फ़ोन नहीं मिल रहा, जिस पर अब शो स्टार्ट करने के लिए कंटेस्टेंट कम रह जाता है। तब कर्नल मारा को कहते हैं कि तुम ही ज्वाइन क्यों नहीं करती, जिस पर वो पहले तो मना करती है लेकिन बाद में मान जाती है। कर्नल के जाने के बाद माइकल मारा को किस करता है, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों के बीच बहुत कुछ है, और मारा कहती है ये पार्टिसिपेशन मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अब आगे दिखाया जाता है कर्नल इनको गेम के रूल बता रहे होते हैं, जिसमें वो कहते हैं तुम लोग अकेले नहीं जीत सकते एपोक्लिप्स को, तो आज तुम्हारी 3 टीम बनेगी जो खाने की तलाश में जाएगी, और हमने एक ही नंबर के 2 कार्ड बनाए हैं 3 तरह के। जो सैम चुनेगा वो उसकी टीम में होगा। तो पहली टीम में जैक और एलेना होते हैं, दूसरी में जॉन्सी और एम्बर, और तीसरी में नीना और मारा। और अब कर्नल बताते हैं कि सबको एक खास तरह का कार्ड पहनना होगा, और जो कोई भी दिन के आखिर में इसे पहना होगा वो गेम से बाहर होगा। लेकिन अगर कोई और अपनी मर्जी से दूसरे को दे दे तो वो इसे ले तो बचा सकता है। तो ये गेम नियत का है, और यहाँ नियत चुटकियों में बदलेगी। और बताते हैं कि हमने चारों तरफ कैमरा लगाए हैं, और एक और सायरन ट्रिगर को खींचकर दिखाते हैं जिससे काफ़ी आवाज़ होती है। दूसरी तरफ हमें जंगल में कुछ आहट होती है, जैसे कि वो वैशी भी वहीं हो और उन्होंने इसको सुन लिया हो। और अब माइकल एक वर्कर को बोलता है सब लोगों का फ़ोन लेने के लिए, और कहता है मैं कैमरा लेकर पहले जैक और एलेना के साथ जाऊंगा। दूसरी तरफ जॉन्सी एम्बर से फ्लर्ट कर रहा होता है कि कर्नल आकर उसको डांट देते हैं, और एम्बर को आंख मार के चले जाते हैं। पेन के अंदर डेस्कटॉप पर दिखाया जाता है जहां सभी कंटेस्टेंट दिख रहे होते हैं कि अचानक एक कैमरा में दिखाया जाता है एक वर्कर जो सूसू कर रहा होता है उसको वैशी आकर मार देता है। दूसरी तरफ कर्नल जंगल में से अब सूसू करके आकर अपनी गाड़ी पर बैठने वाले ही होते हैं कि उनकी गाड़ी के टायर में एक तीर लगा होता है। वो वापस जंगल में देखने जाते हैं जहां उन्हें एक कैमरा टूटा हुआ मिलता है, और वो कहते हैं जो भी है सामने आए वरना उसका हाल मैं बुरा कर दूंगा। और उन पर अब और तीर आने लगते हैं। वो एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। तभी उनको एक वैशी दिखता है जिसको वो अपना चाकू फेंक कर मारते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। और इतने में दूसरा वैशी आकर उनको मारकर बेहोश कर देता है। अब एम्बर और जॉन्सी को दिखाया जाता है जिनको एक टूटा हुआ तीर मिलता है जिसको एम्बर एक भाला बना देती है। अब सीन जाता है मारा और नीना पर, जहां मारा का पैर एक ट्रिगर पर पड़ जाता है और उन्हें वहां एक कार्ड मिलता है
जिस पर लिखा था तुम अब इन्फेक्टेड हो, 2 मिनट के समय में पास की नदी पर जाओ। और वो नदी को ढूंढते हैं और इन्हें मिल भी जाती है। तब वहाँ उन्हें एक पेड़ पर लगा एक फ्लैग और डिवाइस दिखती है जिसको वो लास्ट टाइम पर ले लेते हैं और ये टास्क शायद जी जाते हैं। दूसरी तरफ माइकल जैक और एलेना की वीडियो शूट कर रहा होता है और उन दोनों को इंटीमेट होने का कहता है वीडियो के लिए, जिस पर एलेना तो मान जाती है, लेकिन जैक कहता है तुमने कहा था ये एक रियलिटी शो है और मैं ये नहीं कर सकता वरना मेरे घर वाले मुझे बाहर खड़ा कर देंगे। इसके बाद माइकल और एलेना आपस में करते हैं और वहाँ उनको वैशी भी देह पेड़ों के पीछे से देख रहे होते हैं। इतने में मारा नीना भी उन्हें ऐसा करके देख लेते हैं जिससे मारा का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से आगे आकर बहुत रोती है, जिस पर नीना उसको समझाती है कि मेरे फियांसे ने भी मुझे धोखा दिया तो तुम रो नहीं और आगे बढ़ो। दूसरी तरफ एम्बर और जॉन्सी को एक बारबेक्यू मिलता है जिस पर एम्बर कहती है ये कोई ट्रैप हो सकता है या किसी असली शिकारी का भी हो सकता है, लेकिन जॉन्सी उसे कन्विंस कर लेता है और वो उसको उठा लेते हैं। अब आगे कर्नल को दिखाया जाता है जिनको वैश्यों ने उल्टा लटकाया हुआ था। तभी वैश्य आकर उन पर अपने चाकू से 3 बार करता है और फिर चाकू की धार तेज करने लगता है कर्नल के सामने ही। उधर मारो और नीना रास्ता भटक गई थी, उनके पास फोन भी नहीं थे। तब उन्हें एक घर दिखता है जिसमें एक जाकर फोन को तलाश करती हैं और शीशे पर लगे वैश्यों के फैमिली के फोटो देखती हैं। तभी उन्हें दूसरे कमरे से कुछ चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और जब वो दोनों चुपके से देख रही होती हैं तो वहाँ एक वेशी एक बच्चे को जन्म दे रही होती है और बच्चे की शक्ल देखकर उनकी चीख निकल जाती है, जिससे उनमें से एक वैशी उन्हें देख लेती है और उनकी तरफ आती है। तब ये इस दरवाजे को बंद करके लॉक लगा देती हैं और कुछ बाहरी सामान इस दरवाजे के पर रख देती हैं और घर के बेसमेंट को तोड़कर बाहर आ जाती है और भागने लगती है। तभी मारा के सर पर एक कुल्हाड़ी आकर लगती है और वो वहीं गिर जाती है। नीना भी पागलों की तरह भाग रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और आगे आकर अपने गले से कैमरा निकालकर हेल्प मी बोलती है। पीछे से वैशी भी आ रहा होता है और उसे वो कैमरा मिलता है। जैसे तैसा नीना उसको चकमा दे देती है। सीन जाता है एलेना पर जो आधे कपड़ों में लेटी थी और वहाँ एक वैशी उसको गंदी नज़रों से देखकर अपने हाथ की ताकत चेक कर रहा होता है। तभी उसकी बीवी आकर उसके कान के नीचे 2 रख देती है और आकर एलेना को मार देती है बड़ी ही बेरहमी के साथ, क्योंकि उसके पति ने उसके चक्कर में अपने आप को सहलाया था। खैर अब वो दोनों वैशी फ्रेंच किस करते हैं। अब दिखाया जाता है कर्नल को जिसके सामने एक वैशी दूसरे इंसान को काट रहा होता है कि तभी वहाँ एक और वैशी मारा कर ट्रक पर बांध कर ले आता है और चला जाता है। और अब एक वैशी कर्नल को मारने आता है मगर कर्नल उसके अंडे फोड़कर चाकू लेकर खुद को आज़ाद कर लेते हैं। थोड़ी देर आपस में इनमें लड़ाई होती है और कर्नल के हाथ में गन लगती है जिससे वो वैशी को शूट करके पानी में गिरा देते हैं। उधर माइकल वैन में आता है और नील को बुलाता है, कैमरास चेक करता है और कुछ गड़बड़ी लगती है तो वायर चेक करने के लिए डेस्क के नीचे जाता है। तभी वहाँ वैशी भी आ जाते हैं और वैन को लेकर चल देते हैं और इनमें से एक अंदर आकर माइकल के सीने के आर पार बस के बाहर तीर को निकाल देता है। अब दिखाया जाता है एम्बर, जैक और जॉन्सी को जो एक साथ बैठे मीट के मजे ले रहे होते हैं क्योंकि उन्हें तो कुछ भी पता ही नहीं था क्या हो रहा था। तभी वहाँ नीना जख्मी हालत में आती है और बताती है उन लोगों ने मारा को मार दिया है, हम भी मर जाएंगे, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो बहुत रो रही होती है। जॉन्सी को ये सब मजाक लगता है। वो कहता है कि मारा तो माइगी की जीएफ है, वो कोई स्पेशल इफेक्ट डाल रहे होंगे, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तब अचानक उनकी नज़र उस मीट पर जाती है जिस पे एक टैटू होता है जो किम्बर्ली ने अपनी टांग पर बनवाया था। अब उनको यकीन हो जाता है नीना सच बोल रही है और अब वो वहाँ से भागने लगते हैं जहाँ नीना के पैर में एक कील लग जाती है और उसका पैर जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ कर्नल एक बुड्ढे को पकड़ लेते हैं और अब वो अपनी जख्मों को सीते हैं और बुढ़े आदमी से पूछते हैं कि उनसे कैसे बचे। तब वो बताता है डायनामाइट से उड़ा दो और बताते हैं कि वो हमारी तुम्हारी तरह एक इंसान है लेकिन ज़्यादातर ताकतवर और भद्दे। अब से 30 साल पहले केमिकल की वजह से उनका ये हाल हुआ और अब उनकी एक पूरी फैमिली है और वो अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। अब कर्नल कहते हैं मैं चलता हूँ। तभी वो बुढ़ा कर्नल पर हमला कर देता है और कहता है तुमने मेरे एक बच्चे को मार दिया, मतलब इस बुढ़े की उनसे कुछ रिश्तेदारी है। खैर कर्नल अब एक डायनामाइट उसके कपड़ों में लगा देते हैं और वो बुढ़ा गन लेकर कर्नल को मारने वाला ही होता है कि खुद ही फट जाता है और कर्नल उसकी गन ले लेते हैं। दूसरी तरफ ये चारों एक वैशी को देखते हैं जो किसी लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है तो ये उसको बचाने के लिए आगे जाते हैं, लेकिन असल में वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक वैशी ही थी। और अब इनमें आपस में लड़ाई होती है और नीना भागते भागते एक खड्डे में गिर जाती है।
अब जैक, एम्बर और जॉन्सी इनको किसी तरह चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं। आगे आकर जैक पूछता है नीना कहाँ है और उसे ढूंढता है। खड्डे तक पहुंच भी जाता है और नीना को निकाल लेता है, लेकिन इसके कंधे में प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी तरफ कर्नल खुद को हथियारों से लैस कर लेते हैं और कमांडो बन जाते हैं। उधर जॉन्सी और एम्बर भाग रहे होते हैं। जॉन्सी जख्मी भी होता है और आगे आकर जॉन्सी के पैर में एक ट्रैप में फंस जाता है और वो उल्टा लटक जाता है। एम्बर उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन वो भी उल्टी लटक जाती है। अब यहाँ वैशी और उसका बच्चा आता है। वैशी का बच्चा भी ट्रेनिंग पर था, तो वैशी ये शुभ काम उसको करने का कहता है और वो ऐसा तीर मारता है जो जॉन्सी की आंख से निकलकर वो एम्बर की आंख को भी पार कर देता है। और वो नया नवेला टीनेज वैशी इनके खून की बूंदों को ऐसा लपकता है जैसा हिंदुस्तानी भाई उछले हुए चने को। इसके बाद दिखाया जाता है जैक और नीना को, जो किसी पुरानी बिल्डिंग में आते हैं और यहाँ रेडियो तलाश करने लगते हैं। तभी उन्हें गैराज दिखता है जहाँ सैकड़ों गाड़ियाँ थी। इस पर नीना कहती है ये शायद हजारों साल से ये काम कर रहे हैं और इन्हें अपनी वैन भी दिखती है। अब इन्हें माइकी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और ये देखने जाते हैं। ये आवाज़ इन्हीं की वैन से आ रही थी। जैक अंदर जाकर देखता है तो वहाँ माइकी की वीडियो चल रही होती है डेस्कटॉप पर, और वो वैसी वीडियो में ही माइकी का सर काट देता है बड़ी बेरहमी के साथ, जिसे देखकर जैक चिल्लाता है और कहता है नीना ये एक जाल है। और पीछे देखता है तो एक वैशी खड़ा होता है। अब इन दोनों को ये अपने घर ले आते हैं, जहाँ नीना को तो एक कैद में बंद कर दिया जाता है और जैक को बाहर बांध दिया जाता है। इनके सामने ही वैशी टीवी देख रहे होते हैं और माइकी को टुकड़े कर रहे होते हैं। तभी एक वैशी आकर नीना को केज खोलकर उसके मुंह पर मार के उसे बेहोश कर देती है। अब जब उसको होश आता है वो कुर्सी पर बंधी हुई थी, जबकि जैक लटका था। वहाँ डिनर हो रहा था। वेशियों की अम्मा सबको खाना परोसती है, नीना को भी, मगर नीना उनको गाली देती है। उनमें से एक वही शायद नीना को पसंद करता था। इतने में वहाँ कर्नल भी छुपते छुपाते आ जाते हैं, जो देखते हैं कि वेशियों की मोम कुछ मीट को क्रशर में डाल रही है, शायद कबाब का हिसाब है। उसके बाद जैक चिल्ला रहा होता है मदद के लिए। कर्नल भी फुल हथियारों से लैस अंदर आ रहे थे और अचानक उनसे कुछ आवाज़ हो जाती है, जिससे सारे वैशी चौकन्ने हो जाते हैं और दो वैशी गैराज में आकर चेक करते हैं, जहां कर्नल तीर में डायनामाइट बांधकर इस पर वार करते हैं और दूसरे वैशी जैसे अंधा था वो निकाल नहीं पाता और डायनामाइट फट जाता है और उनके छींचड़े उड़ जाते हैं। अब मौका पाकर कर्नल इन दोनों के पास आ जाते हैं और इन्हें आज़ाद कर देते हैं और भागने का कहते हैं, लेकिन पीछे से एक वैशी कर्नल पर तीर मार देता है और कई वार होते हैं, जिससे कर्नल मर जाते हैं। उधर नीना बाहर आ गई थी, लेकिन जैक को रास्ता नहीं मिलता और वैशी आकर उसे पकड़ लेता है। नीना जैक की आवाज़ सुनकर अंदर आ जाती है। वहाँ जैक को वैशी क्रशर में डालने वाला ही था कि नीना उसके ऊपर बंदर की तरह चिपक जाती है और उसका गला काट लेती है और वैशी क्रशर में आधा घुस जाता है। इतने में वैशी की पत्नी भी वहाँ आती है और उसको क्रशर से निकालती है। अब वो जैक को मारने वाले ही थे कि नीना एक हैंडल खींचती है, जिससे वहाँ टंगा एक पेड़ का बड़ा हिस्सा वैशी और उसकी पत्नी को लगता है और वो दोनों क्रशर में घुस जाते हैं और उनका कीमा हो जाता है। मतलब कबाब खाने के चक्कर में खुद की टिकियाँ बन जाती है। अब जैक और नीना सुकून की सांस लेते हैं और गैराज में जाकर वहाँ से किम्बर्ली की कार लेकर निकल जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। उधर दूर जंगलों में एक तालाब में हरे कलर का पानी बह रहा होता है, जिसे कोई हत्ती के नल के जरिए बोतल में कर रहा होता है और इस पर निप्पल लगाकर उस बच्चे को मुंह में देता है जिसको पैदा होते मारा और नीना ने देखा था। और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। और आगे की कहानी के लिए बने रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी की शुरुआत में 4 लोग दिखाए जाते हैं जो राफ्टिंग कर रहे होते हैं। इनमें 2 लड़की और 2 लड़के थे। लड़कियों के नाम एलेक्स और सोफी था और लड़कों के ब्रेंट और ट्रे। यह कहानी हमारे पहले डली मूवी के बाद की कहानी को फॉलो कर रही है। अब एलेक्स और सोफी स्मोकिंग कर ही रहे होते हैं कि ब्रेंट वहाँ आता है। एलेक्स उससे पूछती है ट्रे कहाँ है और कहती है मैं उसको ढूंढ कर आती हूँ, तुम लोग मज़े करो। और वो मज़े करने लगते हैं कि इतने में एक एरो सोफी की छाती के आर पार होकर ब्रेंट के हाथ में घुस जाता है। अब उस वैशी को दिखाया जाता है जिसने यह कारनामा किया था और सोफी ब्रेंट से मदद का कहती है, लेकिन वो भाग जाता है। एलेक्स भी आवाज़ सुनकर वहीं छुपी हुई देख रही होती है और एक एरो सोफी की आंख को बाहर निकाल देता है और वो मर जाती है। एलेक्स ये देखकर बहुत डर जाती है और आगे देख ही रही होती है कि 3 फिंगर सोफी की निकली आंख को खा लेता है। उधर ट्रे भी कुछ लकड़ियाँ लेकर आ गया होता है और ये देखकर उसकी लकड़ियाँ गिर जाती हैं, जिसकी आवाज़ से वैशी उसके पीछे पड़ जाता है। ट्रे भागता है और आगे जाकर गिर जाता है। अब वहाँ 3 फिंगर आकर उसके मुंह में एक भाला मारकर आर पार कर देता है, जिससे वो मर जाता है। दूसरी तरफ ब्रेंट भी भाग रहा होता है
और कुछ दूर आने पर उसका पैर एक ट्रैप पर पड़ता है, जिससे वो भी 3 टुकड़ों में कट जाता है और वैशी आकर उसे चाटने लगता है। उफ। अब सीन जाता है 2 दिन बाद के एक जेल में, जहाँ सारे कैदी मजे से अपने अपने कामों में लगे थे। वहाँ एक कैदी को दिखाया जाता है जिसका नाम चावेज है, जो कि एक बहुत पहुंचा हुआ क्रिमिनल है। दूसरी तरफ 3 जेल के गार्ड दिखाए जाते हैं जिनके नाम नेट, वॉल्टर और प्रेस्लो हैं। दरअसल नेट का ट्रांसफ़र होने वाला था, तभी वार्डन उसे बुलाता है और नेट को उस मार्शल विलियम से मिलाता है, जिसका नाम सब इन्होंने विल्ली जुआरेज रखा हुआ था, जो चावेज के अड्डों को पता करने के लिए इसको कैदी बनाया था, जिससे वो चावेज को भरोसा जीत सके। और वार्डन नेट से कहते हैं तुम्हें इन लोगों को दूसरे जेल में शिफ्ट करना होगा और उसके बाद तुम्हारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे सिवा किसी और पर इतना भरोसा नहीं है। जिस पर नेट हाँ करके चला जाता है। अब दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन में एक डेप्यूटी जिसका नाम एली था और वहाँ एक शेरिफ भी था। तब एली उनको बताती है 2 दिन से कुछ कॉलेज स्टूडेंट गायब हैं और एली से जगह का पूछते हैं और वहाँ जाने का इरादा करते हैं। एली कहती है मैं भी साथ चलूँगी, जिस पर शेरिफ अकेला जाने को कहते हैं। अब इधर नेट और वॉल्टर चावेज को लेने आते हैं इसके कैबिन में और आगे पता चलता है ये 3 कैदी जिनका नाम फ्लोयड, ब्रैंडन और क्रेफोर्ड है, इनको भी उस जेल में चावेज के साथ शिफ्ट किया जा रहा था। अब रास्ते में विल्ली थोड़ा क्रिमिनल वाला स्वैग देने की कोशिश करता है, लेकिन चावेज उसको चुप कर देता है, जिससे उसकी मट्टी पलीत हो जाती है। अब इनको रास्ते में इस पुलिस स्टेशन में लाया जाता है जहाँ शेरिफ और एली थे। दरअसल शेरिफ नेट को बचपन से जानते थे, लेकिन अब मिले थे, मतलब नेट का बचपन ना कि शेरिफ का। और नेट शेरिफ को बताता है कि ये सब बड़े क्रिमिनल हैं और बताता है हमें ऐसे रास्ते से जाना होगा जहाँ से ये भाग ना सके, मतलब वही एक और गलत रास्ता। और वहाँ वैसी जाल बिछा रहे होते हैं कि कोई तो आए। खैर अब ये लोग वापस पुलिस वैन में आते हैं और चल देते हैं और कुछ दूर आने पर एक कार इनका पीछा कर रही होती है और बराबर में आकर टक्करें मारती है। ये लोग घबरा जाते हैं। इनके फ़ोनों में भी अब सिग्नल नहीं थे और वो कार आगे आती है जिसमें से नुकीला वायर गिरा हुआ होता है और वो अब पुलिस वैन के टायर में आ जाता है, जिससे वैन डिसबैलेंस होती है और उधर जंगल में कहीं गिर जाती है। अब उस गाड़ी में से एक वैशी निकलता है जो इस वैन को देखता है। इसमें आग लगी थी और अब ये फटने वाली थी, जिस पर कैदी उन्हें बचाने का कहते हैं और नेट उनको बाहर निकालता है। तभी चालाकी से चावेज गन छीन लेता है और हथकड़ी खोलने का कहता है, लेकिन पीछे से एक गार्ड उसके सर पर गन रख देता है और तभी गार्ड के गले में आकर एक चाकू लगता है और वो मर जाता है। अब ये लोग भी डर जाते हैं और उन पर तीर आने लगते हैं। फ्लॉयड उन्हें चलने का कहता है। नेट कहता है वॉल्टर अभी वैन में ही है, पर बस वैन भी फटने वाली थी। तो वो लोग कुछ आगे आकर झुक जाते हैं एक खड्डे में। चावेज नेट को वैन से चाबी लाने का कहता है और नेट वॉल्टर को निकाल लेता है। तभी वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और चाबियाँ भी वॉल्टर के पास थी, जिनसे वो कैदी खुद को आज़ाद करते हैं, लेकिन पैरों की चेन को नहीं खोल पाते क्योंकि उनके की वैन में ही थी। अब चावेज नेट का फ़ोन तक ले जाने का कहता है, जिस पे वो बताता है यहाँ कोई वॉच टावर ज़रूर होगा जिसमें हमें फ़ोन ये रेडियो मिल जाए। तब वो आगे चलते हैं। तभी एलेक्स नेट पर कूदती है उन्हें वही समझकर, लेकिन नेट उसको शांत करता है और अब वो इनको जो कुछ इसके और इसके दोस्तों के साथ वो बताती है और वेशियों के बारे में भी, जो कि 3 फिंगर है। जिस पर चावेज इससे पूछता है राफ्टिंग का, तो वो एलेक्स से उसको नदी तक ले जाने का कहते हैं। और अब ये लोग आगे चलते हैं और इन्हें वहाँ एक वैन दिखती है जिसको चावेज खोलने का हुक्म देता है। ब्रैंडन उसे छोड़कर आगे बढ़ने का कहता है, लेकिन चावेज नहीं मानता और नेट को अंदर घुसने का कहता है। नेट को वहाँ एक गन मिलती है जिसे वो छुपा कर रखता है और बाहर आ जाता है। साथ में एक की भी लाता है जो उस वैन की थी। जब उसे वो खोलते हैं तो उसमें खूब सारा पैसा था। इनकी चांदी कट गई थी। चावेज इन सबको 2-2 बैग उठाने का कहता है। वॉल्टर जख्मी था, इसलिए वो उसको मार देता है। अब ये लोग आगे आते हैं उसी जाल के पास, लेकिन एंड वक्त पर एलेक्स को नेट बचा लेता है और वहाँ एक वैशी भी था जिसको ये गोली मार देते हैं। जिस पर चावेज एलेक्स से कहता है तुम इससे डर रही थी, लेकिन वो बताती है ये तो एक बच्चा है 3 फिंगर का। और चावेज कहता है चलो उसको अब एक मैसेज देते हैं और उसका गला काट देता है। आगे आकर उन्हें राड भी मिल जाती है, लेकिन नेट उसमें छेद कर देता है, जिस पर चावेज उसे बहुत मारता है। अब उधर 3 फिंगर भी उस ट्रैप के पास आ जाता है जहाँ उसके बच्चे का सर वो टांग गए थे और अब ये बदले की आग में ज़ोर से चिल्लाता है।
उधर एली शेरिफ को कॉल करके बताती है कि नेट और उसके साथियों का कोई कॉल नहीं आया और इधर वो खबरी यूएस मरीन भी मारा जाता है। अब इनको पैरों की चेन आपस में बंधी थी तो चावेज इसके पैरों को काट कर अपने हाथों में लेकर चल देता है और इन्हें आगे आकर एक कॉटेज दिखता है जहां इन्हें अपनी चेन्स को खोलने का हथियार भी मिल जाता है और अब इनके पैर अलग अलग दिशा में जा सकते थे और शेरिफ भी अब इन्हें ढूंढने आ गए थे। उधर इन लोगों का वही वाहन दिखता है जिससे इनकी वैन को गिराया गया था। अब ये एक कैदी को जाकर चेक करने का कहते हैं और अब वो आगे जाता है तो एक लोहे का जाल से जकड़ जाता है और लटक जाता है। दरअसल वो थ्री फिंगर भी इसी कार में था और उस कैदी को लटका कर ले जाता है और ये सब देखते रह जाते हैं। उनको लगता है नेट इनके बारे में पहले से जानता है, वो उसे मानने वाले ही होते हैं कि ब्रैंडन कहता है हमें रास्ता यही दिखा रहा है, अगर ये मर गया तो हमें ये भी नहीं पता कि हम है कहाँ। और सच्चाई तो ये थी कि इस नेट को भी नहीं पता था कि वो खुद कहाँ है और अब एली भी वहीं कहीं जा रही होती है। एक्चुअली उसे कॉलेज स्टूडेंट की वैन का पता चला था, वो इस सिलसिले में यहाँ आई थी। उधर चावेज और फ्लॉयड भी लड़ाई हो जाती है जिसका फायदा उठाकर एलेक्स और नेट भाग जाते हैं। उधर शेरिफ को इनकी जली हुई वैन मिल जाती है जिसकी खबर ये पुलिस स्टेशन दे देते हैं और यहाँ चावेज ने फ्लॉयड की हालत बुरी कर दी थी और ये इसको इसी हालत में छोड़ देता है और ब्रैंडन को नेट और एलेक्स के पीछे चलने का कहता है। दूसरी तरफ शेरिफ जंगल में अपने कुत्ते के साथ आ जाते हैं और पहली तरफ नेट और एलेक्स तक चावेज भी आ जाता है, उनको पकड़ लेता है। अब ये चल देते हैं, चारों एक वॉच हाउस तक आते हैं जहां इन्हें पता चलता है यहाँ पर कोई रेडियो नहीं है और अब चावेज गुस्से में नेट को गोली मारने ही वाला होता है कि शेरिफ का डॉग आकर इसके हाथ पर काट लेता है और शेरिफ भी वहां आ गए थे। अब नेट इनकी गन ले लेता है और ये आगे बढ़ने लगते हैं। एलेक्स शेरिफ को कहती है वो वैसे यहीं आसपास है, मैं महसूस कर सकती हूँ। तभी ऊपर से हंसने की आवाज़ आती है और शेरिफ जैसे ऊपर देखते हैं एक लोहे की बड़ी रॉड उनके मुंह में जाकर पीछे से बाहर निकल जाती है। लाइक सरप्राइज मदर इनके गन्स चावेज वापस छीन लेता है और अब दिखाया जाता है फ्लॉयड को जो अभी जिंदा था और इसे पैसों का बैग मिलते हैं जिन्हें लेकर ये चल देता है। अब दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन में जो शेरिफ की दी गई वैन क्रैश रिपोर्ट के मुताबिक उस जगह पर जाने वाले हैं। जंगल में चावेज अपने पैसों का बैग ढूंढता है मगर उनको फ्लॉयड ले जा चुका था। फ्लॉयड के पैर में मोच आ जाती है जिससे वो चिल्लाता है और चावेज भी उस तक पहुंच जाता है जिसे देखकर फ्लॉयड पैसे को उड़ाने लगता है। तभी वहां एक वेश्या आकर एक मोल्टोव फ्लॉयड पर मारकर उसे जिंदा जला देता है और उसी के साथ वो सारा पैसा भी राख हो जाता है। अब ये आगे आकर उसी वाहन को देखते हैं, इन्हें पता होता है कि ये एक ट्रैप है। अब चावेज एलेक्स को आगे भेजकर चेक करता है और वो वैशी एक मौली मारकर एलेक्स को पकड़कर ले जाता है। ब्रैंडन अब चावेज पर हमला करके उसे मारने का कहता है लेकिन नेट मना कर देता है। ब्रैंडन शहर की तरफ जाता है जबकि नेट एलेक्स की तरफ। उधर एलेक्स को होश आता है तो वो बंधी हुई थी और उसके सामने एली भी बंधी हुई थी नुकीले तारों से बिना कपड़ों के। एलेक्स चिल्लाती है, तभी वहाँ थ्री फिंगर आता है और एली का काम लगाने वाला ही होता है कि हेलीकॉप्टर की आवाज़ और लाइट उसको दिखती है जिससे वो वहाँ से चला जाता है। जंगल में ब्रैंडन हेलीकॉप्टर के सामने से आने से बचता है क्योंकि वो एक कैदी था। उसे पता था अगर पकड़ा गया तो दोबारा जेल में चक्की जलानी पड़ेगी और इतने में ऊपर हमला होता है चावेज का और वो गिर जाता है। चावेज उसके गन लेकर चल देता है। अब चावेज के सामने थ्री फिंगर आ जाता है, उनमें लड़ाई होती है और चावेज अब उसको कुल्हाड़ी से मारने वाला ही होता है कि वो अपने हुक से चावेज के हाथ चीर देता है और चावेज अब कमज़ोर पड़ जाता है। अब वैशी उसे हुक से पेड़ पर टांग देता है और उसका सर फाड़कर उसका भेजा निकाल कर खाता है। दूसरी तरफ नेट को इस वैशी का घर मिल जाता है और वो यहाँ पर आकर एलेक्स को आज़ाद कर लेता है लेकिन एलेक्स बहुत जख्मी थी। तब ये दोनों यहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि पीछे से वैशी हमला कर देता है और अब लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ ही पलों में नेट नीचे और वैशी ऊपर होता है और अपनी कुल्हाड़ी उठाकर वार करता है लेकिन शेरिफ का कुत्ता सही वक्त पर आकर वैशी की टांग पर काट लेता है। अब ये वैशी पहले कुत्ते को ठिकाने लगाता है और वापस नेट और एलेक्स के पास आता है और अब फिर वो नेट को मारने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है। कितनी देर में एलेक्स उसके पीठ में बड़ी जानदार चीज से वार करती है जो उसके पेट में आगे निकलती है और वो गिर जाता है और थ्री फिंगर की गाड़ी लेकर वहाँ से ये दोनों अपने घर को निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में दोबारा वो जिंदा खड़ा था
और इस गाड़ी में स्टाइल से चढ़ जाता है और अपने हथियार से गाड़ी की छत में वार करता है और साइड मिरर से आकर नेट के चेहरे को सहलाता है, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस होकर एक्सीडेंट हो जाती है और अब ये गाड़ी भी फटने वाली होती है कि ब्रेंडन वहां आकर एलेक्स और नेट को बाहर निकालता है। तभी वैशिक हमला करता है जिससे नेट बचता है और वहां पड़े वैशी के हुक को उठाकर उसके ठोड़ी में डालकर माथे से निकाल देता है और उसे उठाकर उसी गाड़ी पर फेंक देता है और गाड़ी भी अब जल जाती है उस वैशी के साथ। अब ये तीनों वहां से रोड पर आ जाते हैं जहां ब्रेंडन उनसे अलविदा लेता है और ये दोनों रोड के बीच में बैठ जाते हैं और सुबह होती है और पुलिस आकर इनको सेफ्टी देती है और अब ये लोग बच गए थे। लेकिन कहानी ख़त्म यही नहीं होती। अब नेट को दिखाया जाता है जो कि उसी पेशों से भरी वैन के पास आता है कि तभी पीछे से एक तीर इसको भी मार देता है, लेकिन ये तीर ब्रेंडन ने चलाया था और वो कहता है कभी किसी क्रिमिनल का विश्वास ना करो और अभी तो और रुको ज़रा सब्र करो। पीछे से एक और कोई इंसान या वैशी एक हथियार लेकर ब्रेंडन के पीछे भी खड़ा था और इसके चिल्लाने की आवाज़ के साथ कहानी ख़त्म हो जाती है। सब्सक्राइब करना और लाइक भी, क्योंकि अभी नया चैनल है तो सपोर्ट की रिक्वेस्ट है। थैंक यू।